स्वागत है आपका। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीएम्बल प्रस्तावना पे और देखेंगे कि प्रस्तावना से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका मॉडल आंसर भी देखेंगे, किस प्रकार ढांचा रखना है, और प्रीएम्बल के बारे में बेसिक जानकारी भी रखेंगे और इसका शिक्षा से क्या रिलेशन है, शिक्षा पे क्या प्रभाव है या शिक्षा इसे किस प्रकार प्रभावित करता है, इस प्रकार की चर्चा आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रीएम्बल है क्या, इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं पहले कि प्रीएम्बल क्या कहता है। तो प्रीएम्बल एक्टेड एज ए गाइड फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो संविधान बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, मतलब प्रस्तावना की छत्रछाया में ही पूरे संविधान का निर्माण किया गया है। जो जो उद्देश्य प्रस्तावना में रखे गए थे उसी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संविधान की संरचना की गई है। अभी जब ये मैं बात बोलता हूँ कि इसके छत्रछाया में ही संविधान को बनाया गया, इसका मतलब है प्रस्तावना पहले बनी, संविधान बाद में बना। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर कुछ डिबेट्स भी हैं कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है या संविधान से अलग है। क्योंकि अगर वो संविधान का भाग है तो उसमें कोई भी संशोधन, किसी प्रकार का बदलाव जो होगा वो संविधान के नियमानुसार ही होगा। बट अगर वो संविधान का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी सरकार आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और जब प्रस्तावना में संशोधन हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसको लेकर फिर संविधान में भी संशोधन करने के रास्ते खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में संविधान का संशोधन हो सकता है गलत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये डिबेट काफ़ी बार न्यायपालिका के सामने आया और बहुत बार ये इस पे चर्चा हुई। और जहाँ तक याद है, लास्ट में एक केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अविभाज्य हिस्सा है, इसे संविधान से अलग नहीं देख सकते। यद्यपि इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये संविधान का ही पार्ट है। और इवन कि जब भी न्यायपालिका को ज़रूरत पड़ती है संविधान को समझने में, जब कोई ऐसी तकलीफ़ आती है जो उनको समझ में नहीं आता इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो वो प्रस्तावना का ही रुख करते हैं और उससे ही समझते हैं कि आखिर इसके उद्देश्य क्या थे और संविधान को ऐसा क्यों लिखा गया था। जो भी एम्बिग्यूअस डेफिनेशन होते, परिभाषा होती है, उसको समझने के लिए वो प्रस्तावना की तरफ देखते हैं। मतलब प्रस्तावना संविधान का एक अविभाज्य हिस्सा है। ये बेसिक बातें हुई। अभी हम लोग उसके जनरल क्वेश्चंस पे चलेंगे और बीएड से रिलेटेड इसका स्कोप कितना है उतने तक इसको सीमित रखेंगे। वैसे तो ये बहुत लास्ट टॉपिक है, तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज संवैधानिक मूल्य और शिक्षा जो प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। तो प्रस्तावना किस तरह के संवैधानिक मूल्यों और उन संवैधानिक मूल्यों का शिक्षा पे क्या प्रभाव है या शिक्षा की क्या भूमिका है उन संवैधानिक मूल्यों को पूरा करने में। तो ये प्रस्तावना का एक जनरल सा क्वेश्चन है जो कभी एग्ज़ाम में आया भी है, दैट व्हाट आर वेरियस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ according to the preamble of constitution, discuss the role of education in inculcating democratic values। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका। अब इस तरह के सवाल को जब हम लोग जवाब देने जाएंगे तो एक प्रॉपर ढांचा रखते हैं कि क्या क्या लिखेंगे, कितने पैराग्राफ्स मोटा माटी होंगे, कहाँ पे पॉइंट्स लगेंगे, कहाँ पे डायग्राम होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस सवाल को एक बार देख लेते हैं कि इस सवाल में बेसिकली पूछ क्या रहा है और किन किन बातों को हमें आगे लेकर चलना है। तो इनमें गौर करेंगे तो इस सवाल में 3 बातें हैं। पहली है संविधान की प्रस्तावना। इसका मतलब है हमें प्रस्तावना के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, उसे थोड़ा बहुत डिस्कस करना होगा, क्या उसकी बेसिक बातें हैं, क्या है।
फिर प्रस्तावना का लोकतांत्रिक मूल्य, क्या क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में लिखा गया है प्रस्तावना में, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। और फिर इन लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा। तो इन 3 बातों को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये एक ढांचा रहेगा जिसके आधार पे हम लोग अपने आंसर करेंगे, क्योंकि फिर वही बात 4 से 5 पेज तो लिखना ही है। तो कहीं पे ऐसा ना हो कि जानते हुए भी चीज़ें 2-3 पेज में ही लटक जाए, उसे पूरा करना पड़े और एक सिलसिलेवार ढंग से लिखना पड़ेगा। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, पहले भी आपको बताया गया होगा। परिचय वरिचय तो लिखना ही पड़ता है, निष्कर्ष लिखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं मूल बातें जो परिचय में आएगी। तो प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना का एक सिंपल शब्द है, ये एक दस्तावेज है लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिए। इट इज़ ए परफेक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट। अभी यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है, आप इसको चाहें तो 1-2 लाइन एक्सटेंड अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य क्या है, ये सब के बारे में 1-2 लाइन इसमें आप लिख सकते हो। पर यहाँ से स्टार्ट करना आपके लिए बेहतर होगा कि प्रस्तावना जो है वो एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य का मूल दस्तावेज है। अब इस प्रस्तावना में जो है बातें, वो 3 बातें हैं। आप चाहे हिंदी की प्रस्तावना देखो या इंग्लिश की प्रस्तावना देखो, उसमें 3 बातें रहेंगी आपकी। मैं हिंदी को अगर देखता हूँ, हम भारत के लोग, फिर थोड़ी देर के बाद भारत को इस तरह का राज्य बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, मतलब इस तरह का राज्य बनाने की चेष्टा की जाएगी। और नागरिकों को ये सारे अधिकार दिए जाएंगे जो नीचे में लिखा गया है, न्याय है, समानता है, और भी जो कुछ है वो हम लोग इसको देखेंगे। तो इस प्रस्तावना में 3 बातें हैं। इसी 3 बातों को मैंने इस डायग्राम में लिखा है कि ये 3 बातें बहुत खास है प्रस्तावना के हिसाब से। पहली बात है कि संविधान को बनाने का जो अधिकार मिला वो किसके द्वारा मिला। तो पहली लाइन में ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव किया है, यानी लोगों ने अथॉरिटी दी है कि आप संविधान को मानो और लोग उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अथॉरिटी की, किसने ये स्रोत कौन है जिसने इसको अधिकार दिया, तो वो लोग दिए हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ यही लिख सकते हैं कि 3 बातें बताती है अथॉरिटी, दूसरी बातें बताती है कि राज्य कैसा होना चाहिए या किस प्रकार के राज्य का विकास किया जाना चाहिए, और तीसरी नागरिक से संबंधित उद्देश्य जिसे राज्य स्थापित करने की और बढ़ावा देने की चेष्टा करेगा। मतलब इतना ही इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि प्रस्तावना लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है। ये 3 महत्वपूर्ण पहलू बताता है। पहली, अधिकार क्षेत्र, अधिकार, दूसरी, राज्य किस तरह का होना चाहिए, तीसरा, नागरिक से संबंधित उद्देश्य जिसे राज्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। अभी थोड़ी सी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, क्या क्या हुआ था इसके साथ, कहाँ से लिया गया। तो ये अमेरिका से उधार लिया गया है प्रस्तावना, अमेरिका में, जो कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक और लिखित वाला संविधान है, उसके पास पुराना भी है और लिखित संविधान से भी चलता है। हालांकि उसका संविधान दूसरे तरह का है, हमारा संविधान दूसरे तरह का है, उस बात पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ यही समझना है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में किसी न किसी देश से ली गई है। तो ये जो प्रस्तावना वाला पार्ट है ये अमेरिका से उधार लिया हुआ है। इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, इसे आप फैक्ट के रूप में भी याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संभवतः ये आ जाए। और फिर इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, संविधान सभा ने इसे अपनाया। इसमें और एक बातें हैं,
इसमें एक बार, अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में, जिसमें इसके कुछ शब्दों में बदलाव किया गया। शब्द में क्या बदलाव था? पहले जहाँ पे स्टेट की बात थी, राज्य की बात थी, वो सिर्फ संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तीन ही तरह के राज्य की बात की गई थी। बाद में इसमें समाजवादी भी जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष भी या पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। मतलब अब 5 गुण होने चाहिए राज्य में: संप्रभुत्व होने चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। और दूसरा एक और जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता, जहाँ पे शब्द था सिटीजन को दिए जाने वाले अधिकारों में, फ्रेटर्निटी में, वहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब अगर कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर राज्य के मूल्यों में जोड़ा गया और इंटीग्रिटी नीचे के पार्ट, सिटीजन के फ्रेटर्निटी वाले पार्ट में जोड़ा गया। अब राज्य के मूल्यों को हम लोग समझते हैं कि ये जो 5 बातें थी, संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब का एक छोटा छोटा बेसिक बातें समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। संप्रभुता, संप्रभु होने का अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकारी होना। इसका तात्पर्य है कि भारत आंतरिक रूप से शक्तिशाली और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। संप्रभुत्व होने का सीधी भाषा में समझे तो इसका मतलब यही है कि उस पर किसी भी चीज़ का रोक टोक नहीं होगा, वो सर्वे सर्वा होगा, ना उस पर कोई बाहरी दबाव होगा, और अंदर वाले क्षेत्र में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, वो राज्य से बड़ी नहीं हो सकती। राज्य मतलब अभी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं हो सकती। जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को या राज्य के हिसाब से देखे तो उस सरकार के अधीन ही होगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ये बाहरी दबावों से भी पूरी तरह से आज़ाद होगा। मतलब बाहरी रूप से भी स्वतंत्र और अंदर में वो सबसे बड़ा है, मतलब घर का मुखिया है, उसके ऊपर अंदर से भी कोई रोक टोक नहीं है और बाहर से भी कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। संप्रभुता का मतलब यही है। फिर आते हैं समाजवाद पे। तो समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में अपने मूल रूप में नहीं था, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया। 1976 में उन संविधान के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया। इसका अर्थ समाजवादी का है। अभी हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था तो हम लोग ने जो आइडियोलॉजी फॉलो करनी होती है कि हम कैसा देश बनाएंगे, तो समाजवाद ही बनना था, समाजवाद ही हुआ भी, लेकिन बस ये प्रस्तावना में लिखित नहीं था। इसका मतलब ये नहीं 76 में कि इसके पहले देश समाजवाद नहीं था, पहले भी देश समाजवादी ही था, पर प्रस्तावना में इस शब्द का जिक्र नहीं था। तो इस शब्द को पर्पसली डाला गया कि समाजवादी होना चाहिए। और सेकुलर भी वैसा ही है। ऐसा नहीं कि 76 के पहले देश सेकुलर नहीं था, सेकुलर वो तब भी था, बस इस शब्द को एक प्रॉपर ढंग से डाला गया कि ऐसा लिख कर रखते हैं, मांगते हैं ना कि लिख कर दो, तो वो लिखित वाली चीज़ इसमें डाली गई कि समाजवादी भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। और समाजवाद का मतलब सीधा सीधी है, सबको समान भाव से देखना, पूरा जो समाज है वो एक ही जैसा देखना, किसी को आगे पीछे किसी का कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो असमानताओं को दूर करने में, सभी को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता हुई समाजवाद से। फिर आते हैं धर्मनिरपेक्षता पे। इसका अर्थ है कि भारत में कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत किसी भी धर्म को अपना राजधर्म घोषित नहीं किया है, तभी ये धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस बात का विश्वास करने और अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वह किस धर्म का है। उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
राजधर्म के आधार पे किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं होगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर बात आती है लोकतांत्रिक की, डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक, लोग देश के शासकों का चुनाव करते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनी जाती है। इसका मतलब है कि हम लोग ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ के सिटीजन, यहाँ के नागरिक इम्पोर्टेंट हैं। वो लोग देश के शासकों का चुनाव करेंगे और जिसको वो चुन के भेजेंगे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, वही जाकर फिर संसद में या फिर असेंबली में, विधानसभा में सरकार बनाएगा। और ये जो चुनने की प्रक्रिया है, इसको इंग्लिश में एडल्ट सफरेज बोलते हैं, हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग मताधिकार देने का अधिकार उनके पास होगा। 18 साल एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सिर्फ कुछ ही घर में, यानी कुछ लोग ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे थे या बहुत पैसे वाले थे, सिर्फ उन तक ही ये अधिकार होता था कि वो वोट डाल सके। सॉरी। बट आज़ादी के बाद एडल्ट सफरेज को लिया गया। एडल्ट सफरेज में अब वो लोग 18 साल मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया और उसके बाद वो सब काम कर सकते हैं। इसमें यही कहा गया कि सरकार का हिस्सा बनने के लिए चुनते हैं, जिसको एक आदमी एक वोट, हर आदमी एक वोट कर सकता है। और यह कानून के शासन के सिद्धांतों, नागरिकों के अधिकारों, न्यायपालिका के स्वतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित है। मतलब सब स्वतंत्र हैं, सब कुछ भी बात कर सकते हैं। लोकतंत्र को आमतौर पर लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के सरकार के रूप में जाना जाता है। ये लाइन तो पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी, इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र क्या है? प्रस्तावना भारत को गणतंत्र घोषित करती है। इसका मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो चुना जाएगा और वो ब्रिटिश शासक के मामले में वंशानुगत शासक नहीं है। वो वंशानुगत शासक नहीं है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत और पुष्ट करता है, जहां भारत का प्रत्येक नागरिक राज्य के प्रमुख के रूप में चुने जाने के लिए समान रूप से पात्र है। मतलब कि एक नॉर्मल सिटीजन भी होगा, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब हम लोग आते हैं नागरिक मूल्यों पे। नागरिक मूल्यों में पहली बात क्या कही गई है? न्याय, जस्टिस। जस्टिस कितने तरह का? सोशल भी, इकोनॉमिकल भी एंड पॉलिटिकल भी। तो न्याय के सभी आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। इसमें मूल अधिकारों की अवधारणा है, अधिकार मिले हैं, सबको बराबर में समझा जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अनटचेबिलिटी को हटाया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अवधारणा मानवीय क्षमता की प्राप्ति, सामाजिक लाभ, संसाधनों का समान वितरण, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों में ही जिक्र है। समान अवसर और दायित्व, सुरक्षा और भेदभाव से मुक्ति शामिल है। तो न्याय तीनों तरह का न्याय है। आप इसमें जो भी लिखना चाहें सभी सामाजिक न्याय, आर्थिक या राजनीतिक न्याय में आएगा। सामाजिक न्याय में समान रूप हो गया, सब चीज़ों के लिए समानता चाहिए। आर्थिक में समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। और राजनीतिक में कि हमें वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए और हम चाहे तो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अब जो भी मिनिमम क्राइटेरिया अगर उसे फुलफिल कोई भी करता है तो वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। इस तरह का राजनीतिक समानीकरण उपलब्ध है प्रस्तावना के अनुसार। फिर आते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी पे। लिबर्टी तो बहुत हॉट टॉपिक है, सभी जानते हैं इस बात को कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता को मूल मूल्यों में से एक के रूप में वर्णित करती है। यानी कि आपको पूरी तरह विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, पूजा की, आस्था की स्वतंत्रता है। इन्हें सभी समुदाय के प्रत्येक सदस्यों को प्राप्त कराना होगा। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आपको जो मानना है, जैसा मानना है, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। स्वतंत्रता पूरी तरह दी जाती है आपको। फिर समानता है, उन्हीं सब का लेखा जोखा है। भारत के सभी नागरिकों को जाति, पंथ, जन्म, धर्म, लिंग, ये 5 चीज़ें इन्होंने रखी है। कास्ट, रेस, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर, इन 5 बेसिस के अलावा 5 बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
इन सभी को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। भ्रातृत्व की बात करते हैं, भाईचारे की, तो भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को खड़ा करने के लिए प्रस्तावना में प्रतिबद्धता है। भ्रातृत्व के अभाव में भारत जैसा बहुसंख्यक समाज विभाजित हो सकता है। हुआ भी है बहुत बार, आप इतिहास में उठाओगे तो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें स्टेट अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुए थे। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु डिवाइड हुआ, मुंबई से गुजरात निकल गया, जो भी अलग अलग भाषा के आधार पे हुआ। तो ये चीज़ें संभव है कि इस बातों को लेकर भारत में लड़ाई हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसको भाईचारे से, अगर ऐसा होता भी है तो पूर्ण भाईचारे से वैसी परिस्थिति के साथ निपटा जाएगा, देश विभाजित ना हो, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब आते हैं हम लोग रोल ऑफ एजुकेशन पे, कि इन सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, राज्य कैसा होना चाहिए, 5 तरह का, सिटीजन्स को क्या क्या मिलना चाहिए, इसमें शिक्षा अपनी भूमिका कैसे निभाता है इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो कुछ पहले इसका थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, किन्हीं किन्हीं का स्टेटमेंट है, बेटर होगा। 2 मैंने रखा, अगर आपके पास कोई हो तो चलेगा। जॉन डेवी बोलते हैं कि द डिवोशन टू डेमोक्रेसी टू एजुकेशन इज फैमिलियर फैक्ट। ए गवर्नमेंट रेस्टिंग अपॉन पॉपुलर सफरेज कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस दोज हु गवर्न एंड ओबे देयर गवर्नर आर एजुकेटेड। इसका मतलब शिक्षा लोकतंत्र के प्रति समर्पण परिचित तथ्य है, मतलब कि शिक्षा और लोकतंत्र का काफ़ी गहरा संबंध है। लोकप्रिय मताधिकार के कारण चलने वाली सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि जो लोग अपने राज्य का शासन और पालन करते हैं वो शिक्षित नहीं है। मतलब कि नेता भी शिक्षित होने चाहिए और जो उन्हें वोट दे रहे हैं वो भी शिक्षित होने चाहिए, ऐसा जॉन डेवी बोलते हैं। तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा और शिक्षा लोकतंत्र में सहायक हो सकती है इस पर में कि आप शिक्षित करो जो वोट देने वाले भी हैं और जो शासन करने वाले भी हैं। राधा कृष्ण कमीशन जो आज़ादी के तुरंत बाद बनी थी, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा सामाजिक मुक्ति का महान साधन है जिसके द्वारा लोकतंत्र अपने सदस्यों के बीच समानता की भावना को स्थापित करता है, बनाए रखता है और उसकी रक्षा करता है। मतलब शिक्षा से आदमी उनका भी यही कहना था, समानता लाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप इन दोनों में से किसी एक को भी कोट कर सकते हो या दोनों अगर याद रह जाए तो मच बेटर है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे, क्या क्या पॉइंट रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले लिबर्टी ऑफ शिक्षा की भूमिका को देखते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या करेगा ये। पिस्टियोजी बोलते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षाविदों में से एक थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य दूसरों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो प्रारंभिक शिक्षाविदों में से एक ने कहा शिक्षा का उद्देश्य निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंस कम हुई, खुद सेल्फ रिलायंस बनिए। स्व सहायता सबसे अच्छी मदद है जो सिर्फ शिक्षा व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। मतलब स्वतंत्र होने के लिए आपको आत्मनिर्भर होना होगा। आप आत्मनिर्भर होगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। आत्मनिर्भर आपको कौन बना सकता है? शिक्षा बना सकती है। शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता को अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार अनुशासन और व्यवस्था के बीच अक्सर एक भ्रम होता है। अभी स्वतंत्रता को मानते हैं कि अनुशासन का ही एक पार्ट है, एक प्रतीक है, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि स्वतंत्र छोड़ देंगे तो अनुशासन भंग हो जाएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर स्वतंत्रता पे अंकुश ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता पे, फ्रीडम पे हम अगर आप उसको थोड़ा रोक दें, कर्ब कर दें स्वतंत्रता को, तो सब कुछ ठीक लगेगा, स्कूल बहुत व्यवस्थित लगेगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि उससे अनुशासन आ ही जाए। आपको व्यवस्था ठीक लग सकती है बट अनुशासन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्वतंत्रता आपको चाहिए ही अनुशासन लाने के लिए। छात्रों को पर्याप्त शैक्षणिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हें बाहरी प्रभावों से मुक्त किया जाना चाहिए
जो उन्हें सच्चाई को देखने और कहने से रोकता है। उन्हें शिक्षा की मदद से सच्चाई की जांच करने के लिए साहस और क्षमता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा को उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपनी जिम्मेदारियों को दृढ़ विश्वास और ईमानदारी के साथ पूरा करनी, मतलब वही मोटा माटी बात है कि आपको उसको स्वतंत्र करना होगा ताकि वो चीज़ों को समझ सके, सोच सके, फिर उसे बोल भी सके आपके सामने, वो आपसे डिस्कस कर सके कि ऐसी बातें हैं, कैसी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसको स्वतंत्र करने में, आत्मनिर्भर बनाने में। फिर बात आती है समानता की। रूसो ने ठीक ही इंगित किया है कि जर्जर परिस्थितियों और विशेषाधिकारों के कारण बच्चे अपने प्रदर्शन और उपलब्धि में अंतर दिखाते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में एक यह है कि पिछड़े या अल्प वंचित वर्ग व्यक्तियों और उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का उपयोग का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कि किसी के बीच भी डिफरेंस नहीं करो, क्योंकि डिफरेंस होने पे उनके प्रदर्शन और उपलब्धि में अंतर दिखता है। रूसो ने भी यही कहा कि जर्जर परिस्थितियों और विशेषाधिकारों के कारण बच्चे अपने प्रदर्शन और उपलब्धि में अंतर दिखाते हैं। और आपको अगर ये प्रदर्शन और उपलब्धि सब में समान चाहिए तो शिक्षा का उपयोग सबको समान अवसर दिए जाने के लिए किया जाना चाहिए। फ्रेटर्निटी इन एजुकेशन, शिक्षा में बंधुत्व, सार्वभौमिक भाईचारा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम लोग पहले ही बात किए। शिक्षा में इसका मौलिक महत्व है। हम के मनोबल और राष्ट्रवादी भावना को देश के भावी नागरिकों में शिक्षा के माध्यम से विकसित करना होगा। मतलब उसमें एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट और वी मोराल कि हाँ हम लोग साथ हैं, ऐसे इंडिविजुअल नहीं कि मैं हम के मनोबल और नेशनलिस्टिक स्पिरिट, टीम वर्क चाहिए ताकि वो एक भावी नागरिक बन सके, जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जस्टिस इन एजुकेशन, शिक्षा में न्याय, शैक्षिक अवसर का समानीकरण, स्वतंत्रता और बंधुता न्याय के लिए बुनियादी है। छात्रों को नागरिकता में प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का आदर्श उनमें निहित हो। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर सब कुछ को समझना है तो उन्हें सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में जानकारी हो और ये आइडियल्स उसमें पहले से अवेलेबल हों, इनकलकेटेड हों, ताकि वो सब चीज़ों को समानता को समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में जिम्मेदारी साझा करना, शिक्षा सभी संबंधित छात्रों, शिक्षकों, माता पिता, पर्यवेक्षकों और आदि की एक संयुक्त जिम्मेदारी है। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से और अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा की कुल प्रक्रिया में जिम्मेदारी साझा करनी होगी। बहुत सी सिंपल बात है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता की, पिता की। हम लोग ऐसे भी देखें कि सबका शिक्षा में सबका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, पीयर ग्रुप हो, फैमिली हो, टीचर हो, स्कूल हो, तो इन सब की संयुक्त जिम्मेदारी है एक एजुकेशन में। और एजुकेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। माता पिता, पर्यवेक्षकों आदि संयुक्त जिम्मेदारी, प्रत्येक समूह को अपने तरीके और अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा की कुल प्रक्रिया में जिम्मेदारी साझा करनी होगी। शिक्षा में सहयोग, छात्रों को विभिन्न कार्यक्रम और परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कैसे योजना बनाएं, कैसे दूसरों के साथ काम करें, कैसे टीम भावना को बढ़ावा दें, समूह गतिविधियों के लिए आवश्यक कौशल कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार शिक्षा छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिसके लिए सहयोग एक बुनियादी आवश्यकता है और जिसके बिना ना तो शिक्षा और ना ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। एक दो लाइन में अगर इस बात को कहे तो सहयोग, वही पहले वाली बात भी इसमें थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। कोऑपरेशन और शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटा माटी सिमिलर चीज़ है, आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हो या दोनों को एक ही पॉइंट में लिख सकते हो तो भी चलेगा कि एक सहयोग की भावना होनी चाहिए और शिक्षा उस सहयोग की भावना को बढ़ावा देने में काम कर सकता है, क्योंकि बिना सहयोग के ना तो शिक्षा ना ही लोकतंत्र सफल हो सकता। ये लाइन आप ऐड कर दोगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो स्कूल का पूरा ढांचा और कामकाज लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक परंपरा पर आधारित होना चाहिए। मतलब एक पार्टिसिपेटरी ट्रेडिशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का। हम लोग अभी भी देखते चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, यानी कि बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर चीज़ों में। आप उनसे किसी भी बात को लेकर आप उनसे वाद विवाद करो, डिस्कस करो,
इस तरह से ये परंपरा डेवलप होनी चाहिए स्कूल में। इसलिए यह वांछनीय है कि छात्रों के बीच लोकतांत्रिक आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सामाजिक दृष्टिकोण और प्रेम का निर्माण करे या किया जाना चाहिए। मतलब कि स्कूल का ढांचा ही पूरा लोकतांत्रिक मूल्य पे रखिए, धीरे धीरे वो लोकतांत्रिक मूल्य को समझेंगे, जो आगे के दिनों में जब वो नागरिक एक अच्छे नागरिक बन के जब 18 साल के हो जाएं तो एक अच्छे नागरिक बन जाए, बाकी देश के भी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सकें। ये चीज़ आप स्कूल में भी डेवलप हो सकता है। इस तरह का अपने शब्दों में लिख के इसको निष्कर्ष करके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसके सवाल पर।